तो ये जो 25 ये 75% वाला जो इशू ना बहुत से बच्चों को आ रहा है, बहुत से बच्चों को गलती लग रही है कि 25% लिमिट है, 75% लिमिट है, कितना अमाउंट डिपॉजिट करना है। तो ये जो अमेंडमेंट है ना बहुत से बच्चों को पता ही नहीं है, तो ये गलती मत कर देना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। एपीयू का एग्जाम अब बहुत ज़्यादा पास आ चुका है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी की तैयारी भी उसी अकॉर्डिंग चल रही होगी और आप ऑलमोस्ट अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। और हमारी जो एमसीक्यू सीरीज है उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा होगा, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीक्यू देखने को मिल रहे होंगे। अब चलिए बिना देर किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 के कुछ एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, कुछ एमसीक्यू जो अमेंडमेंट से रिलेटेड और वो कुछ ऐसे एमसीक्यू जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। क्योंकि देखो जो राजस्थान एक्साइज एक्ट है वो कौन सा एक्ट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, और राजस्थान की हालत इतनी ज़्यादा खराब है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं उनके अमेंडमेंट्स प्रॉपर वे में नोटिफाई नहीं हो पाते। तो बहुत से बच्चे इसमें गड़बड़ कर रहे हैं और जो बैरेक्स होते हैं वो भी लोकल पब्लिकेशन के होते हैं, तो वो भी बहुत बार ध्यान नहीं रखते हैं। तो इसलिए बच्चों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना है। इसके अंदर कुछ ऐसे एमसीक्यू डिस्कस किए गए जिसमें बच्चों को दिक्कत आ रही है अमेंडमेंट से रिलेटेड, कि सर अमेंडमेंट के बाद इतना हो गया है, एक्चुअल में कुछ अमेंडमेंट हुआ भी है फिर नहीं हुआ है। तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हमारे आज के इस वीडियो के अंदर। और देख रहे होंगे आप कि इस वीडियो के लिए यानी कि इस टोटल 50 क्वेश्चंस के लिए आज हमने लिमिट रखी है सिर्फ और सिर्फ 35 मिनट्स। अभी तक हम 40 मिनट्स कर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे हम टाइम को रिड्यूस करते रहेंगे ताकि आपके ऊपर एक आर्टिफिशियल प्रेशर क्रिएट हो और आप विद इन टाइम फ्रेम इन एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करना। देखो चीटिंग मत करना, अगर टाइम फ्रेम में सॉल्व करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। वहां पर अगर पेपर लेंथी आता है तो फिर आप वहां पर भी एक्यूरेटली टाइम के अकॉर्डिंग सॉल्व कर पाओगे, लेकिन अगर आपने यहां पर ज्यादा टाइम लिया तो डेफिनेटली वहां पर तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा। हमने 23 अगस्त को एक ओपन मॉक कंडक्ट किया था एपीओ का, जिसमें बहुत से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और बहुत से बच्चों का बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रेस्पॉन्स यहाँ पर आया। अब बच्चे हमसे रिक्वेस्ट करेंगे सर एक और ऐसा ओपन मॉक करवा दो, क्योंकि जो हमारा ओपन मॉक था वो बहुत ही ज्यादा क्लोज था एक्चुअल एग्जाम के पैटर्न के। वहां पर बच्चों को डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिले थे, लेंदी भी था थोड़ा सा, क्वेश्चंस पढ़ने में भी काफी कंफ्यूजिंग थे, ऑप्शंस पढ़ने में कंफ्यूजिंग थे। तो अब बच्चों की डिमांड है सर एक और एमसीक्यू का आप ओपन मॉक करवा दो, तो उसी रिक्वेस्ट को हमने एक्सेप्ट किया और अब एक और ओपन मॉक कंडक्ट करवाने वाले हैं 29 अगस्त को। अगर आपने प्रीवियस एमसीक्यू जो हमारा ओपन मॉक था वो नहीं दिया था, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो आपके लिए एक और मौका है जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हो, देख सकते हो कि रियल एग्जाम में आपको कितना टाइम लगेगा, वहां पर कैसा परफॉर्म करने वाले हो। अब उस ओपन मॉक में आपको करने के लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं करना, एक छोटा सा काम करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, अपना नाम लिखिए और ये लिख दीजिए कि आपको ओपन मॉक में पार्टिसिपेट करना है, दैट्स इट। बस इतना सा करोगे, बाकी सारी इंफॉर्मेशन हमारी साइड से कन्वे कर दी जाएगी। तो बिना देर करे ये काम करो। और अगर आपको वो देखने में भी इशू है कि नहीं हम तो नहीं देखेंगे सर, आप तो यहीं बता दो, तो मैं बता देता हूं आपको हमारा नंबर। ये हमारा नंबर है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और यहां पर देखो ये सारी चीजें आपके लिए हो रही है, आप अगर इसमें पार्टिसिपेट करते हो तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपको पता चलेगा बाकी कंपटीशन कहां पर स्टैंड कर रहा है, क्या आपकी माइन्यूट गलतियां हो रही हैं, ताकि जो रिमेनिंग 2-3 डेज उसमें भी आप एटलीस्ट कुछ एक ऐसा स्टेप ले पाओ ताकि आपकी जो प्रिपरेशन में जो एक लूप होल है आप उसको कवर कर पाओ। देखो हमारा काम है आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना, उनको अवेल करना है नहीं करना है दैट्स अप टू यू। ओके, अब चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। आई होप आप सभी तैयार होंगे, आपने ब्लैंक पेपर ले लिया होगा, एक पेन आपके पास होगा, क्वेश्चन नंबर आपने लिख लिए होंगे 1 to 50, ताकि आप वहां पर मार्क कर सको कौन सा क्वेश्चन गलत है कौन सा क्वेश्चन सही है, और ताकि जब वीडियो खत्म हो तो आपके पास पूरा एक एनालिसिस हो। ओके, तो तैयार हो जाइए, फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। टाइमर मैं ऑन कर देता हूं। यस, Under Section 9, Subsection 1 of the Rajasthan Excise Act 1950, which authority is empowered to appoint the Excise Commissioner and Additional Excise Commissioner? State Government, Excise Commissioner himself, Central Government, Division Bench of Rajasthan Tax Board. कौन करेगा अपॉइंट यहाँ पर? स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है। क्यों? क्योंकि देखो स्टेट लेजिस्लेचर है, तो कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, कौन अथॉरिटी है? स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो स्टेट गवर्नमेंट इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। Next question, which one of the following is not included within the definition of fermented liquor under section 3
सबसेक्शन 10 क्लॉज 10। अब यहाँ पे ध्यान रखना नॉट वर्ड यूज में लिया है, ये छोटी छोटी गलतियां वहां पर मत करना कि नॉट को पढ़ना ही भूल जाओ या फिर जहां पर मेंशन नहीं है वहां पे आपके दिमाग में नॉट रह जाए, ठीक है। तो ध्यान रखना मे, कैन, शैल, माइट, नॉट, कैन नॉट, कहां पर क्या लिखा हुआ है। वाइन, हेरिटेज लिकर, पचारी एंड फर्मेंटेड ताड़ी। फर्मेंटेड लिकर में क्या इंक्लूडेड नहीं है, हेरिटेज लिकर नहीं होगा इंक्लूडेड। देखते हैं सर, यस ऑप्शन नंबर बी हेरिटेज लिकर। यहाँ पर बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है वो भी चीजें दी हुई हैं ताकि आप एक ही एमसीक्यू से मल्टीपल चीजें याद कर पाओ, ताकि आप एक एमसीक्यू सॉल्व करो। बाकी ऑप्शंस क्यों सही नहीं है उसका भी रीजन यहाँ पर दिया हुआ है, और क्यों सही है ये रीजन यहाँ पर दिया हुआ है। चलो आगे चलते हैं। By which amendment was the definition of denatured spirituous preparation inserted into the act? Rajasthan Act number 38 1957, Rajasthan Finance Act 08 of 1998, Rajasthan Act number 28 of 1961, Rajasthan Excise Amendment Act 2007। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है इसका, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान एक्ट नंबर 28 ऑफ 1961। अमेंडमेंट्स आपको याद रखना। देखो बाकी जो 3 अमेंडमेंट है उनसे क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस की गई है वो भी मेंशन्ड है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो आपके एमसीक्यू वाले जो लेक्चर्स होने वाले हैं, ये पूरी वीडियो सीरीज होने वाली है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। हर एक चीज़ यहाँ पर इस तरीके से बताई गई ताकि आपको एक ही जगह पर सब कुछ मिल जाए। आगे चलते हैं। देन विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर कंप्लेंट ऑफ मस्ट एन अपील अंडर सेक्शन 9A1 बी प्रीफर्ड, 30 डेज, 45 डेज, 90 डेज, 60 डेज। क्या होगा इसका आंसर, चलिए देखते हैं। आंसर इज 60 डेज। ये आपको स्पेसिफिकली सेक्शन के अंदर मेंशन्ड है, और यहाँ पर आपको क्यों ये बाकी आंसर अवेलेबल करेक्ट नहीं है वो भी मेंशन्ड है। देखो ये दोनों टाइम पीरियड तो मेंशन्ड ही नहीं है। 30 डेज किसके लिए दिया गया है आपको, रिवीजन के लिए दिया गया है, अपील के लिए नहीं है। तो ये भी ध्यान रखना, रिवीजन के लिए टाइम पीरियड कितना है, 30 डेज। आगे चलते हैं। Ramu keeps a bottle of illicitly distilled liquor at his shop. When questioned, he claims it belongs to his cook Suresh, who helps at the shop only on festival days and had left the bottle there. Applying section 6, in whose possession will the liquor be deemed to be? Ramu's, because possession by servant on his account is deemed to be his possession. Suresh alone, since he is not a permanent employee. Neither party, since physical possession by the servant defeats the deeming provision. The state government, since the liquor is unclaimed contraband. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रामू बिकॉज पोजीशन बाय सर्वेंट ऑन हिज अकाउंट इज डीम्ड टू बी हिज पोजीशन। ये सेक्शन 6 बोलता है, डीम्ड पोजीशन की बात करता है। अगर क्लर्क, सर्वेंट, वाइफ इन तीनों में से किसी की भी पोजीशन में लिकर पाई जाती है ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, यानी कि हस्बैंड या फिर योर प्रिंसिपल और योर एम्प्लॉयर, तो इस सिचुएशन में ये माना जाएगा कि जो प्रिंसिपल है, हस्बैंड है और जो एम्प्लॉयर है उसी का पोजीशन था उस पर्टिकुलर एक्साइजेबल आर्टिकल को लेकर। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु मे बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गेजेट प्रोहिबिट द इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ एनी एक्साइजेबल आर्टिकल अंडर सेक्शन 13? एक्साइज कमिश्नर, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कमिश्नर ऑफ कस्टम। किसके पास है ये पावर? नॉर्मली अगर आपको ऐसा पता है तो वेल एंड गुड, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होने वाले इस क्वेश्चन में, क्योंकि देखो एक्साइज कमिश्नर को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, स्टेट गवर्नमेंट को भी, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी। नॉर्मली इस तरीके की जो पावर्स होती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, लेकिन यहाँ पर कमिश्नर, क्योंकि हम एक्साइज एक्ट की बात कर रहे हैं और एक्साइज कमिश्नर पूरे डिपार्टमेंट का काइंड ऑफ आप बोल सकते हो मालिक होता है, तो इसलिए ये 3 ऑप्शन सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाले हैं बच्चों को। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर इज द स्टेट गवर्नमेंट। आगे चलते हैं। ऑन व्हाट डेट did the Rajasthan Excise Act actually came into force as recorded in the notification referred under subsection section 1? किस डेट को हमारा राजस्थान एक्साइज एक्ट है वो एनफोर्स हो गया था? चलिए देखते हैं। करेक्ट डेट इज 1 जुलाई 1950। अब यहां पर आप ये देखिए, एक छोटी सी चीज मैं बताना चाहूंगा। देखो 1950 में ये एक्ट आ गया, यानी कि अभी अभी हमारा देश रिपब्लिक हुआ है, ठीक है, रिपब्लिक हुआ है, और स्टेट्स को उनके अकॉर्डिंग उनकी बाउंड्री डिसाइड की है, स्टेट्स को डिवाइड किया गया है, और कितनी जल्दी ये एक्ट आ गया है। यानी कि आपको ये बात समझनी होगी, चाहे आप दारू को लीकर को कितना भी खराब बोलो, लेकिन इसके बिना हमारा देश नहीं चल सकता, इसके बिना कोई गवर्नमेंट नहीं चल सकती, इसके बिना किसी स्टेट की गवर्नमेंट नहीं चल सकती है। तो लीकर काइंड ऑफ आप ये बोल सकते हो हमारे देश की बैकबोन है। जिस दिन ये लीकर जो है ये बंद हो गई है ना, या फिर इसको जो है कंप्लीटली प्रोहिबिट कर दिया गया या रिड्यूस कर दिया गया, तो हमारे देश की इकोनॉमिक कोलैप्स भी कर सकती है। और यही आपने रीजन देखा होगा,
कोविड के टाइम पर सबसे पहले लीकर शॉप्स को ही एग्जाम किया गया था। बाकी एसेंशियल कमोडिटी वाली चीज तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो सेकंड जो नंबर आया था वो आया था लीकर शॉप्स का। ओके, तो लीकर को इतना भी बुरा मत बोलो, हमारे देश को चलाने में बहुत बड़ा हाथ है उन लोगों का जो डेली शिद्दत के साथ लीकर शॉप पर जाके चीजों को परचेज करते हैं। ओके, तो चलिए अब रिस्टार्ट करते हैं इसको। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 6 एक्साइज ड्यूटी इज अ ड्यूटी ऑफ एक्साइज imposed on accessible article that are sold anywhere within Rajasthan irrespective of the place of manufacture, imported into Rajasthan from other state, possessed by any licensee regardless of origin, manufactured or produced in the parts of Rajasthan to which the act extend. So correct option क्या होने वाला है? correct option होगा option number D। चलिए देखते हैं। Yes, option number D is the correct option, manufactured or produced in the parts of Rajasthan to which the act extend. Okay, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द डेफिनेशन ऑफ आबू एरिया अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 वाज इंसर्टेड बाय विच अमेंडमेंट। अब देखो अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, फटाफट से देखिए किसके अंदर ये इंक्लूड किया गया था, किसके अंदर नहीं। और क्लासेस के अंदर भी हमने बहुत बार बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया था कि क्यों यहाँ पर ये आबू एरिया वाला जो पोर्शन है ज़रूरी है और कैसे आबू एरिया राजस्थान के अंदर इंक्लूड किया गया था। और राजस्थान के अंदर इंक्लूड होने से पहले आबू एरिया किस स्टेट के अंदर आता था, है ना। ये सारी चीज़ हमने क्लास में डिस्कस की थी। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। करेक्ट आंसर इज राजस्थान एक्ट नंबर 38 ऑफ 1957। उसका रीजन मैं बता देता हूँ। राजस्थान का जो इंटीग्रेशन का जो पूरा प्रोसेस था वो 1956 में जाके कंप्लीट हुआ था। डिफरेंट स्टेजेस में राजस्थान का इंटीग्रेशन किया था, तो फाइनली जो इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ था 56 में, और फिर ये जो आबू एरिया है, आबू रोड है, उसको इंक्लूड कर लिया गया था राजस्थान के अंदर। अब चलते हैं आगे। A revision against an order passed on appeal by Excise Commissioner must be preferred under section 9A subsection 5 within 15 days, 30 days, 60 days, 90 days। अभी थोड़ी देर पहले भी हम ये क्वेश्चन करके आ रहे थे, इसमें हमने अपील की बात की थी। अब ये रिवीजन के ऊपर क्वेश्चन आ गया, उसमें भी हमने ऑप्शन में देखा था कि रिवीजन कितने टाइम पीरियड में फाइल करना होता है। ठीक है, 30 डेज। उस ऑप्शन में हम ऑलरेडी उस क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी चीज कवर कर चुके हैं। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर सेक्शन 15 हु मे ग्रांट अ पास फॉर द इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल। फिर से वही चीज, एक्साइज कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एक्साइज कमिश्नर और एक्साइज ऑफिसर ड्यूली एम्पावर्ड इन दैट बिहाफ एनी लाइसेंस वेंडर ऑफ द एक्साइजेबल आर्टिकल। तो देखो इसको तो उड़ा दो, लाइसेंसी वेंडर थोड़ी ना ग्रांट करेगा पास, तो इन तीन में से कोई एक करेक्ट आंसर होने वाला है। चलो देखते हैं। करेक्ट आंसर इज सी, द एक्साइज कमिश्नर और एन एक्साइज ऑफिसर ड्यूली एम्पावर्ड इन दैट बिहाफ। Next question is, as per the explanation of section 6, a person employed dash in the capacity of a clerk or servant is still a clerk or servant within the meaning of this section। अभी थोड़ी देर पहले इसी प्रोविजन से रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया था, इसमें डीम्ड पोजीशन हमने डिस्कस किया था। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या आने वाला है। ओनली परमानेंट और अंडर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, ओनली इफ द पर्सन इज पेड वेजेस अबव अ प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम वेज, वर्ड मिसिंग यहाँ से आना चाहिए। ओनली फॉर्मली रजिस्टर्ड with the excise department temporarily or on a particular occasion। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? आई होप अभी तक आपने गैस कर लिया होगा। करेक्ट आंसर क्या होने वाला है इसका? ऑप्शन नंबर डी, टेम्परेली और ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन। यानी कि आपने उसको टेम्परेरी बेसिस पर भी हायर किया हुआ है, यानी कि महीने भर के लिए, 2 महीने के लिए, पर्टिकुलर ओकेजन के लिए हायर किया हुआ है। शादी है, घर में कोई दूसरा फंक्शन है, किसी भी तरह की पार्टी है, सेलिब्रेशन है, तो उस पर्टिकुलर दिन के लिए, कुछ आवर्स के लिए आपने उसको हायर किया है, तो वो भी जहां पर आपकी सर्वेंट और क्लर्क की कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा। आगे चलते हैं। करेक्ट आंसर इज टेम्पररी और ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन। सेक्शन 9B, बार ऑफ जुरिसडिक्शन सिविल कोर्ट्स वर सब्स्टिट्यूटेड ऑन इट्स प्रेजेंट फॉर्म बाय, किस एक्ट से सब्स्टिट्यूट किया गया था? अमेंडमेंट एक्ट। फटाफट से देखो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। So correct answer would be option number A, Rajasthan Finance Act number 08 of 1998. The next question, which authority is empowered under section 10A to direct by notification the setting up of checkposts to prevent or check evasion of excise duty? State government, excise commissioner, district excise officer, deputy excise commissioner। अब देखो फिर से वही इशू हो गया, एक्साइज कमिश्नर है, स्टेट गवर्नमेंट, और बाकी भी जो एक्साइज ऑफिसर है या फिर डिप्यूटी एक्साइज कमिश्नर कौन करेगा? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा स्टेट गवर्नमेंट को ही सारी पावर दी हुई है, तो स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ पे जो ट्रिकी चीज है कि एक्साइज कमिश्नर के पास ये पावर होती है, एक्साइज कमिश्नर ये काम करता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है आपका? ऑप्शन नंबर बी, एक्साइज कमिश्नर।
आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रक कैरिंग country liquor is stopped at a notified checkpost. The driver refuses to produce the permit, pass, bill and bilty, claiming he is merely passing through under section 10A. Is the driver refusal justified? Yes, transit traffic merely passing through is exempted from producing document. Yes, only the vehicle owner, not the driver, is bound by section 10A. No, the driver is bound to stop the vehicle, carry and produce the permit, pass, bill, bilty and allow inspection. No, but only if the check post was established directly by the excise department. तो क्या होने वाला इसका करेक्ट आंसर सी, नो द ड्राइवर इज बाउंड टू स्टॉप द व्हीकल, कैरी एंड प्रोड्यूस द परमिट, पास, बिल एंड बिल्टी एंड अलाउ इंस्पेक्शन। तो भैया अगर आप लेके जा रहे हो अपने व्हीकल के अंदर इस तरीके से, तो आपको ये सारी चीजें कैरी करनी पड़ेगी और ये शो करना पड़ेगा, इन सारी चीजों को दिखाना पड़ेगा। और अगर ऑफिसर ने बोला कि भैया ओपन करो, हमें चेक करना है इस पूरे व्हीकल को, तो आपको वो करवाना पड़ेगा। आगे चलते हैं। Next question, under section 3 subsection 4, which of the following expressly listed as an excisable article? And any vessel used to store drinking water, any vehicle used for public transport, any building used as a warehouse, stills or other appliance of distillation. अब ये जो क्वेश्चन है बड़ा इजी, लेकिन ये क्यों इजी डाला गया है यहाँ पे, बस अगर आप वो स्पीड में पढ़ोगे ना, अभी तो आप फ्री माइंड से हो, लेकिन एग्जाम के दिन जब आप इस पेपर को स्पीड में पढ़ने की कोशिश करोगे, जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो यही ऑप्शन आपको 2 बार पढ़ने पड़ जाएंगे। जैसे लिखा गया है एनी वेसल यूज टू स्टोर ड्रिंकिंग, अब वाटर लिखा हुआ है, वहां पे आपको ड्रिंकिंग एल्कोहल, मतलब ये आपको लग रहा है अभी, ठीक है, कि यार ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सर, ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं, वहां पे कौन होगा जैसे गलती करेगा। ट्रस्ट मी, वहां पर यही गलतियां होती है जब प्रेशर इतना ज्यादा होता है आपकी माइंड के ऊपर। वहां पर इन्हीं छोटी छोटी चीज का ध्यान रखना होता है कि ऑप्शन को एक बार जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो थोड़ा धीरे पढ़ो, समझ के पढ़ो बोल क्या रहा है, अदरवाइज आपको वही ऑप्शन 2-2, 3-3 बार पढ़ना पड़ जाएगा जब आप जल्दी जल्दी पढ़ोगे। तो यहाँ पर वैसे तो सच कोई ऑप्शन जो है कंफ्यूजिंग नहीं है, बट स्पेसिफिकली यहाँ पर जो कुछ वर्ड्स हैं वो आपके ब्रेन को हिंट करेंगे, यार ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शंस को धीरे धीरे पढ़ना है। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं क्या है, यस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो ध्यान रखना आपके ऑप्शंस को थोड़ा आराम से पढ़ना। नेक्स्ट इज the insertion of heritage liquor into the definition of excisable article section 3(4) was affected by, फिर से आपका नोटिफिकेशन देखो, अब यहाँ पे बात करो, नोटिफिकेशन की भी बात हो रही है, यहाँ पे अमेंडमेंट की भी बात हो रही है, ठीक है। तो ध्यान रखना है नोटिफिकेशन या फिर अमेंडमेंट, क्या है इसका करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नोटिफिकेशन नंबर, ओके, और ये इसकी डेट है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि वैसे तो इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन कभी पूछे नहीं जाते, लेकिन मैं हर वीडियो में बार बार बोल रहा हूँ कि जेडी जेलो का एग्जाम है, उसके ऊपर फोकस करो, उसमें पैटर्न के ऊपर थोड़ी सी नजर डालो, तो वहां पे अमेंडमेंट को घुमा फिरा के कुछ अलग तरीके से पूछा गया है ना। तो हमें दिमाग को ओपन रखना है कि और क्या तरीके हैं जिससे पूछा जा सकता है। तो हो सकता है शायद जिस दिन ये एक्ट इंप्लीमेंट हुआ हो उसका नोटिफिकेशन नंबर पूछ ले। अभी तक तो हम क्या करते हैं, असेंट डेट याद रखते हैं और एनफोर्समेंट डेट याद रखते हैं, लेकिन एनफोर्समेंट डेट को डिक्लेयर करने के लिए भी एक नोटिफिकेशन निकलता है, तो नोटिफिकेशन की भी डेट पूछी जा सकती है। पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते हैं। और पहले ये जो क्वेश्चंस थे वो हो सकता था कि आपको ऐसा लगे अनरीजनेबल है, इलॉजिकल है, लेकिन आज के समय में भी कोई भी क्वेश्चन इलॉजिकल नहीं है, अनरीजनेबल नहीं है, सारी चीजें रीजनेबल एंड लॉजिकल है। तो इसलिए ध्यान रखना है, इन छोटी छोटी चीजों का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम। Under the provisos section 9A(1)(b), an appeal to the division bench of Rajasthan Tax Board against an order of the excise commissioner will not be entertained unless accompanied by proof of payment of what percentage of the demand created by impugned order। अब ये वो क्वेश्चन है जो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है कि सर 25% या 75%, क्या है इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है 25%। क्यों? क्योंकि 2020 के अंदर एक अमेंडमेंट आया था, उसके बाद ये जो लिमिट है ना 75 से रिड्यूस करके 25 कर दी गई है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अभी जो करंट लिमिट है वो 25% है, और देखो ये लिखा हुआ अर्लियर इट वाज 75% बट आफ्टर द अमेंडमेंट नॉट मीन नाउ इट इज 25%। अब ये 25% हो चुकी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बहुत से बच्चे इस बात गलती कर रहे हैं, और जैसा मैंने बोला था कि जो ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट वाले जो एक्ट्स होते हैं, लोकल एक्ट्स होते हैं, उनमें दिक्कत आती है, लोकल पब्लिकेशन होता है, सारी चीजें लोकल चलती है, तो बहुत ज्यादा गड़बड़ आती है। ओके, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द प्रोवाइजो रिक्वायरिंग प्री डिपॉजिट ऑफ 25% ऑफ द डिमांड बिफोर द अपील अंडर सेक्शन 9(1)(b) इज एंटरटेन्ड
वॉज एडेड बाय, अब ये देखो किस एक्ट से, किस अमेंडमेंट से ऐड की गई थी वो भी चीज पूछ ली ताकि आपकी चीजें क्लियर हो जाए, वहां पर एग्जाम में आप कोई भी गड़बड़ ना करो। तो करेक्ट आंसर इज राजस्थान फाइनेंस एक्ट नंबर 8 ऑफ 2020। ओके 2020 नहीं, ये वाला सॉरी, आपका होगा राजस्थान एक्ट नंबर 9 ऑफ 2020। ओके 2022 नहीं होगा, 22 होगा। ओके 2020। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, सेक्शन 9A1B provides for an appeal to the division bench of which body as substituted by Rajasthan Act number 6 of 2007, Board of Revenue Rajasthan, the Rajasthan High Court, the State Consumer Dispute Redressal Commission, the Rajasthan Tax Board constituted under section 88 of the Rajasthan Value Added Tax 2003। तो कहां पर अब अपील जाएगी, वो जाएगी राजस्थान टैक्स बोर्ड के पास, ऑप्शन नंबर डी, जिसकी जो कहां पर स्टैब्लिश है, अजमेर के अंदर ये स्टैब्लिश्ड है। तो अगर आप अपील कर रही है तो वहां पर जाना होता है, राजस्थान टैक्स बोर्ड। ओके चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चर एज डिफाइंड इन सेक्शन 3 सबसेक्शन 17 इंक्लूड्स एवरी प्रोसेस बाय विच एन एक्साइजेबल आर्टिकल इज प्रोड्यूस्ड एंड एडिशनली इंक्लूड्स reinstallation and every process of rectification, reduction, flavoring, blending or coloring of liquor, only bottling of liquor for retail sale, only distillation carried out using a licensed still, transport of liquor from any warehouse to another। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं, यस ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आगे चलते हैं, अभी तक हमने 21 क्वेश्चन कर लिए, सही स्पीड से हम चल रहे हैं। 35 मिनट्स में हमको पूरा का पूरा जो वहाँ पोर्शन है वो कंप्लीट करना है, इसलिए हम स्पीड में चल रहे हैं। वहाँ एग्जाम में भी आपको इतनी स्पीड से चलना है। अ डिस्टिलरी ब्लेंड्स 2 batches of spirit and adds flavoring to create a new branded liquor without carrying out any distillation. Does this amount to manufacture under section 317? आप देखो वैसे तो यहाँ पर बैक टू बैक ये क्वेश्चन पूछे गए इसलिए आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, लेकिन वहां पर इस तरीके से घुमा फिरा के भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको हर डेफिनेशन को बहुत अच्छे से याद रखना है। बैरेक के ऊपर आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, तब जाके आप इस तरह की क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। थोड़ी भी अगर आपने लापरवाही बरती तो आपके लिए 27 दिसंबर को मेंस एग्जाम देना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, अभी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो करेक्ट आंसर होगा कि भैया मैन्युफैक्चर की प्रोसेस के अंदर काउंट किया जाएगा। यस, बिकॉज फ्लेवरिंग एंड ब्लेंडिंग ऑफ लिकर इज एक्सप्रेसली इंक्लूडेड विद इन मैन्युफैक्चर। Now next question, under section 321A state or state of Rajasthan means the new state of Rajasthan as formed by section 3 of Constitution Reorganization Act 1956, Government of Part B State 1951, section 10 of State Reorganization Act 1956, article 3 of Constitution। अब देखो मैंने आपको बोला था राजस्थान का जो रीइंटीग्रेशन का जो पूरा प्रोसेस था कंप्लीट हुआ था फाइनली 1956 में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके तो आप चाहो तो अपने बैरेक में भी लिख सकते हो ताकि आपको ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ तोला अंडर सेक्शन 324 ऑफ द एक्ट। अ वेट ऑफ 100 ग्राम ट्रॉय और 8.5 ग्राम्स, कैपेसिटी मेजर ऑफ 180 मिलीलीटर्स, अ वेट ऑफ 240 ग्रेन ट्रॉय, अ वेट ऑफ 180 ग्राम ट्रॉय और 11.638 ग्राम्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 180 ग्राम्स ट्रॉय और 11.638 grams. Next question is section number 4 empowers which authority to declare by notification what shall be deemed to be a liquor, country liquor, foreign liquor for the purpose of this act। फिर से अथॉरिटी की बात आ गई, स्टेट गवर्नमेंट, एक्साइज कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो वैसे उड़ा दो, क्यों? क्योंकि ये जो एक्ट है ये स्टेट लेजिस्लेचर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो वैसे हट गई। तो अब देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। करेक्ट आंसर इज द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये सारी पावर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रिटेलर सेल्स एक्साइजेबल आर्टिकल टू अ कस्टमर इन अ क्वांटिटी एक्सीडिंग द रिटेल सेल लिमिट declared by the state government under section 5 subsection 1 of for that local area. How is this transaction treated under section 5(2)? It is void and goods are liable to be confiscation. It is deemed to be a sale by wholesale. It is deemed to be an illegal import. It attracts no consequence unless the customer resells the goods। तो देखो जब भी आप रिटेल से ज्यादा क्वांटिटी में सेल कर देते हो तो उसको होलसेल माना जाता है और ये डीम्ड होलसेल माना जाएगा, और ऐसा स्पेसिफिकली सेक्शन 5 में मेंशन्ड है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। चलो देखते हैं क्या क्या सही है मेरा आंसर। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी, इट इज डीम्ड टू बी अ सेल बाय होलसेल। तो जिससे रिटेल से ज्यादा आपने सेल किया हो होलसेल के अंदर काउंट किया जाएगा। सबसेक्शन 1 ए ऑफ सेक्शन 9
listing posts such as joint excise commissioner, deputy excise commissioner, district excise officer and assistant excise officer was inserted by। फिर से अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। और देखो राजस्थान एक्साइज एक्ट के अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए हैं, इसलिए अमेंडमेंट्स याद रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल मत भूलना, बिल्कुल भी गलती मत करना। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। और देखो बाकी अमेंडमेंट से क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन की गई हैं, किस तरीके से बाकी अमेंडमेंट इंपैक्ट कर रहे हैं, वो भी चीज़ें यहाँ पर मैंशन है। ओके, तो एक ही क्वेश्चन से आपके 4 अलग अलग अमेंडमेंट कवर हो गए। नेक्स्ट, under section 92 the state government may delegate the excise commissioner such of its powers under the act as it may specify, except the power to grant passes for import and export, the power to appoint excise officer below the rank of additional excise commissioner, the power to prohibit transport of excisable article, the power to make rules under the act। तो यहाँ पर देखो बाकी आपको जैसे पावर बड़ी बड़ी लग रही होंगी, जैसे लग रहा होगा भैया एक्साइज कमिश्नर ही एडिशनल एक्साइज कमिश्नर को अपॉइंट कर देगा, तो ये पावर कैसे हो सकता है। लेकिन देखो वहां पर बात की जा रही है कौन सी पावर को एक्सप्रेसली बोला गया है कि आप डेलीगेट नहीं करोगे, वो पावर है पावर टू मेक रूल्स अंडर द एक्ट, यानी कि रूल बनाने की जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास ही रहेगी, वो किसी और के पास डेलीगेट नहीं की जाएगी। ओके, now correct answer is the power to make rules under the act। next question पढ़ो फटाफट से, आंसर करो नेक्स्ट क्वेश्चन को। आई होप अभी तक आपने आंसर गेस कर लिया होगा। क्या इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, द स्टेट गवर्नमेंट बाय ऑथराइजिंग द एक्साइज कमिश्नर टू सो डेलीगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 314(4) a substance notified by the state government as an intoxicating drug cannot include भांग और गांजा, ओपियम, कोका लीफ और मैन्युफैक्चर्ड ड्रग एज डिफाइंड इन द डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930, चरस और एनी मिक्सचर ऑफ हेम प्लांट प्रोडक्ट। तो कौन सी वो चीज़ है जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग के अंदर नहीं आ सकती है, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं क्या सही आंसर, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओपियम, कोका लीफ ये सब इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग के अंदर नहीं आने वाली है। नेक्स्ट, राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 रिसीव्ड द असेंट ऑफ हिज हाइनेस द राज प्रमुख ऑन विच डेट, 1 जुलाई 1950, 20 जून 1950, 20 मार्च 1950, 1 नवंबर 1956। तो 1956 तो वैसे हटा दो क्योंकि ये जब मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इनिशियली ये इंप्लीमेंट हो चुका है, तो 1956 आंसर होगा नहीं, बचे 3। और यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे गवर्नर नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है, कौन है, राज प्रमुख है। तो एक एमसीक्यू ये भी बन सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी गिव द असेंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द राजस्थान एक्साइज एक्ट, गवर्नर, राज प्रमुख, प्रेसिडेंट और नन ऑफ द अबव, इस तरीके से भी आ सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना गवर्नर नहीं होगा क्योंकि करंटली गवर्नर चलते हैं, लेकिन 1956 तक इंडिया के अंदर गवर्नर नहीं राज प्रमुख हुआ करते थे, इसीलिए यहाँ पर असेंट भी किसने दिए, राज प्रमुख ने दिए। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है इसका। करेक्ट आंसर इज 20 मार्च 1950। अब देखो बाकी डेट्स किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, बाकी डेट्स की भी क्या इंपॉर्टेंस है वो भी यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a licensed retailer sells 500 bottles of country liquor to a single buyer in one transaction where the state government notified retail limit for that area is 24 bottles per purchaser. Is this sale by itself illegal or does it fall within the recognized category under the act? ऑलरेडी हम ऐसा एक क्वेश्चन कर चुके हैं, तो किसके अंदर फॉल करेगा, होलसेल के अंदर करेगा, ये हमने किया था। ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, देखते हैं हम, यस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसको हम डीम्ड टू बी ए सेल बाय होलसेल मान के चलेंगे एज पर सेक्शन 5 सबसेक्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल इज डिफाइंड इन सेक्शन 320 इंक्लूड्स एनी ट्रांसफर ऑफ एक्सेसिबल आर्टिकल एक्सेप्ट वन मेड बाय वे ऑफ गिफ्ट, बाय कंसिडरेशन कैश, बाय कंसिडरेशन काइंड, बाय वे ऑफ ऑक्शन। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। कैश है तो ऑब्वियसली सेल होगा, कंसिडरेशन ऑफ इन काइंड बार्टर सिस्टम हो गया, एक्सचेंज हो गया, बाय वे ऑफ ऑक्शन, ऑक्शन कर रहे हो तो अल्टीमेटली पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। गिफ्ट में आपको ना तो कोई चीज मिलती है ना पैसा मिलता है, तो सेल क्या नहीं माना जाएगा, गिफ्ट को सेल नहीं माना जाएगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। तो कई ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको लीगल प्रोविजन पता होने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस से भी आप सॉल्व कर सकते हो। सेक्शन नंबर 7, saving of enactment relating to customs provided nothing in Rajasthan Excise Act 1950 shall affect any provision of the Rajasthan Land Revenue Act 1956
any law relating to customs for the timing in force or any rule or under made thereunder, any provision of the Code of Criminal Procedure 1973, any provision of the Indian Penal Code. तो क्या होने वाला है यहाँ पर आंसर बी, any law relating to customs for the time being in force or any rule or order made thereunder. So option number B is the correct option. आगे चलते हैं. Under section 317A, molasses means the mother liquor produced in the final stage of manufacture of sugar or khansari sugar. By which process? Fermentation of grain only, distillation of fermented wash, the vacuum pan process or the open pan process from the sugarcane or good any chemical process notified by the excise commissioner. तो यहाँ पर देखो molasses को बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि लोकल भाषा में क्या बोलते हैं, खंडसारी भी बोलते हैं, खांड भी बोलते हैं. आपने घर में बहुत बार सुना होगा, अपने बड़ों से मम्मी पापा से पूछना खांड क्या होता है. जो खांड होता है उसी को मोलिसिस बोला जाता है. ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. तो यस, द वैक्यूम पेन प्रोसेस और द ओपन पेन प्रोसेस फ्रॉम शुगर और गुड़. नेक्स्ट इज एन एक्साइज ऑफिसर imposes a penalty on a license under the act and the licensee wishes to challenge the order under section 9A 1A, to whom must the first appeal lie? Directly to the Rajasthan Tax Board, to the session judge having territorial jurisdiction, to the civil court of the district, to the excise commissioner. तो यहाँ पर एक्साइज ऑफिसर ने किया तो भैया कहाँ जाएगी अपील? टैक्स बोर्ड के पास जाएगी, कमिश्नर के पास जाएगी, जज के पास जाएगी, सिविल कोर्ट के पास जाएगी. देखते हैं, एक्साइज कमिश्नर के पास जानी चाहिए अपील, फर्स्ट अपील. यस, फर्स्ट अपील किसके पास जाएगी? एक्साइज कमिश्नर के पास जाएगी. नेक्स्ट, aggrieved by an original order passed by the competent excise officer, a person files a civil suit before the district judge seeking to set aside that order without pursuing any appeal or revision under section 9A. What is the fate of such a suit under section 9B? It is not maintainable as section 9B bars civil courts from entertaining any suit or proceeding to set aside or modify such an order. It is maintainable since section 9B only bars suit filed under an appeal has already been filed. It is maintainable only with the consent of the excise commissioner. It is maintainable if filed within 60 days of the order. देखो यहाँ पर इस तरीके से 60 days देख के आपको कंफ्यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना सेक्शन 9B कंप्लीट बार लगाता है. सो करेक्ट ऑप्शन शुड बी नॉट, oh सॉरी, बी नहीं, ए होगा, नॉट मेंटेनेबल, मैंने ध्यान नहीं दिया. ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर. इट इज नॉट मेंटेनेबल बिकॉज ऑफ सेक्शन 9B. यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. आगे चलते हैं. The definition of place under section 319 includes all of the following except a booth or tent, public road, vessel, boat or raft, vehicle. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए पब्लिक रोड. चलिए देखते हैं क्या है आंसर. पब्लिक रोड इज द करेक्ट आंसर. ओके, तो पब्लिक रोड है, उसको प्लेस के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर सेक्शन 323, टू बोटल मीन्स टू ट्रांसफर an accessible article from a cask or other vessel to a bottle, jar, flask or other receptacle for the purpose of sale, and this definition further expressly includes distillation, retailing, rebottling and exporting. तो क्या इंक्लूड किया गया यहाँ पर? रीबोटलिंग यहाँ पर इंक्लूड किया जाना चाहिए. तो करेक्ट ऑप्शन इज रीबोटलिंग. तो आप रीबोटलिंग करोगे तो उसको भी बोटलिंग ही माना जाता है. ओके, चलो आगे चलते हैं. The Rajasthan Excise Act 1950 was brought into force through notification number so date. अब देखो नोटिफिकेशन नंबर की डेट पूछ ली है, ठीक है, नोटिफिकेशन नंबर की डेट पूछ ली. तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है. ऑप्शन नंबर डी, 20 जून 1950 को नोटिफिकेशन आ गया था कि 1 जुलाई से ये जो एक्ट इम्प्लीमेंट होने वाला है. देखो बाकी 3 डेट की क्या इंपॉर्टेंस है ये यहाँ पर बता दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन रह गए, 8 मिनट है अप्रोक्सीमेटली. A trader wants to transport 2000 liters of rectified spirit from Jaipur to Jodhpur, a quantity exceeding the limit notified by the state government under section 14. Which of the following is legally required before such transport in an ordinary case? A pass issued under section 15 unless the transport falls within the specific export proviso to section 14. Only intimation to the local police station. Only payment of excess duty under section 28. No document is required if the spirit is denatured. यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए. चलिए देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, अ पास इशूड अंडर सेक्शन 15 unless the transport falls within the specific export proviso of to section 14. अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42.
The proviso to section 14 dispenses with the requirement of a pass for transport of an excisable article or intoxicating drug in which specific situation, whenever the quantity transported is below 1 tola, when it is exported under pass already issued by a duly authorized officer from a place beyond Rajasthan to another place beyond Rajasthan, unless the state government otherwise directs, when it is transported solely for personal medicinal use, when it is transported by government डिपार्टमेंट. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी. जब आप क्या करने वाले हो, इट इज व्हेन इट इज एक्सपोर्टेड अंडर पास ऑलरेडी इशूड बाय ड्यूली ऑथराइज्ड ऑफिसर. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. तो यहां पर ये आपका आंसर होने वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43. अंडर सेक्शन 11 इंपोर्ट ऑफ एन एक्साइजेबल आर्टिकल इनटू राजस्थान इज बार्ड अनलेस सर्टेन conditions are satisfied. Which of the following is not one of those condition? तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से रीड करिए क्वेश्चन को. आई होप अभी तक आपने आंसर देख लिया होगा, मतलब पता चल गया होगा आपको. करेक्ट आंसर इज सी, प्रायर पब्लिकेशन ऑफ द इंपोर्ट ऑफ द ऑफिशियल इन द ऑफिशियल गैजेट बाय द इंपोर्टर. Which of the following is expressly included within the definition of spirit under section 321? Only spirit that has not been denatured, only spirit intended for human consumption, only spirit manufactured under a license, any liquor containing alcohol obtained by distillation whether denatured or not. तो यहाँ पे हमको देखना है included, expressly included. देखो चाहे spirit denatured हो या फिर ना हो, वो spirit में आता है. whether human consumption or not वो भी spirit के अंदर आता है. तो correct answer is option number D. Option number D, any liquor containing alcohol obtained by distillation whether denatured or not. Next question number 45. In Pannalal and other versus state of Rajasthan and others decided by Supreme Court on 1st August 1975 concerning country liquor license under the Rajasthan Excise Act 1950, the court held that where a licensee's obligation to pay the guaranteed stipulated sum under an exclusive privilege license was not dependent on the actual quantity of liquor lifted, that sum was a license fees contractual obligation distinguishable from excise duty since no duty was chargeable on liquor never drawn. A demand for excise duty within the meaning of section 3 subsection 6 recoverable as such, void as an unauthorized tax under article 265 of the constitution. A criminal execution requiring prosecution under section 54 of the act. Option number A, a license fees contractual obligation distinguishable from excise duty since no duty was chargeable on liquor never drawn. तो देखो नॉर्मली राजस्थान एक्साइज एक्ट से कोई जजमेंट नहीं पूछा जाएगा. ये एक जजमेंट हमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा, पुराना जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, इसलिए हमने इंक्लूड कर लिया. बाकी आपको एक्साइज एक्ट से इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अगर एक्साइज एक्ट से कोई जजमेंट आ भी गया तो मान के चलिए किसी को नहीं आएगा, है ना. तो अननेसेसरी बहुत ज़्यादा पीछे मत पड़ना. कोई जजमेंट अगर आपके सामने आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज जाने दो इसको. देन अंडर सेक्शन 8 the control of administration of the excise department vests in the excise commissioner subject to the direction of the central government, the state government, the Rajasthan tax board. No external authority, the excise commissioner's control is unfettered. चलिए देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर बी, द स्टेट गवर्नमेंट. नेक्स्ट, the section 3(8) excise revenue includes revenue derived from the fines except fine imposed under the provisions of the act, fine imposed under any other law relating to liquor or intoxicating drugs, fine imposed by court of law, confiscation ordered under the act. तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, आई होप अभी तक आपने देख लिया होगा. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. कोई भी फाइन जो इम्पोज किया गया है कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू तो वो रेवेन्यू के अंदर नहीं आएगा. सी, अ फाइन इम्पोज बाय कोर्ट ऑफ लॉ. आगे चलते हैं. Second, the state government by order under section 10(1)(b) directs that certain powers ordinarily exercised by an officer of the excise department be instead exercised by an officer of the police department. Is such an order valid? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से रीड करो, फटाफट से, क्योंकि देखो ज़्यादा टाइम बचा नहीं है हमारे पास. 2 मिनट बचे हैं, इसमें हमको बाकी 2 क्वेश्चन को खत्म करने हैं. 10 सेकेंड और ले लो इसको पढ़ने के लिए. चलो
करेक्ट आंसर इज डी, यस, सेक्शन 10(1)(b expressly permits such power and duties to be exercised by any officer other than an officer of the excise department or by any other person. अब आगे बढ़ने से पहले लास्ट के जो हमारे 2 क्वेश्चन बचे मैं एक बार फिर से बताता हूँ आप सभी के लिए। हम फिर से एक ओपन मॉक करने वाले हैं और उसके अंदर मैं बोलूंगा जरूर से जरूर पार्टिसिपेट करना, ताकि आप एग्जाम के 2-3 दिन पहले एटलीस्ट उस एग्जाम को देने की प्रैक्टिस कर पाओ। एकदम रियल एग्जाम से रिलेटेड होगा। प्रीवियस जो हमारा ओपन मॉक था वो जो रेस्पॉन्स है उसी के बाद हम ये सेकंड मॉक करवा रहे हैं, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट हमारा यही प्लान था कि सिर्फ हम एक ओपन मॉक करवाएंगे। लेकिन जब वो हमने ओपन मॉक करवाया बहुत से बच्चों ने हमें रिक्वेस्ट की सर ये ओपन मॉक ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है एग्जाम पैटर्न को समझने में, अपनी प्रिपरेशन को इंप्रूव करने में, फाइनलाइज करने में। तो बच्चों ने बोला हमें सेकंड मॉक करवाने के लिए, इसीलिए हम सेकंड मॉक भी अब करवा रहे हैं। तो देखो जब आपके लिए करवा रहे हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी बेनिफिट ले चुके हैं, तो फिर आप पीछे मत रहना। जो नंबर मैंने स्टार्टिंग में वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था आप उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो नंबर अवेलेबल है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए। आपको किस तरीके से रजिस्टर करना है, कैसे मॉक अवेलेबल होगा, सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। लेकिन टाइम रहते करना, बिकॉज जो मॉक है वो होने वाला है 29 अगस्त को। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 49, अंडर सेक्शन 3(4) clause 5 the state government may from time to time declare any other article to be exercisable article for the purpose of the act. This power is exercised by declaration of the state government, by an order of the excise commissioner alone, by a resolution of the Rajasthan tax board, by a rule framed by the central government. तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है इसका? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब आगे चलते हैं। अंडर सेक्शन 9(1) the decision of the excise commissioner or the division bench of the Rajasthan tax board as the case may be on appeal is final subject to any further civil suit filed within 1 year, the result of revision if any under section 9(a) subsection 4, approval of the state government, and lastly confirmation by the high court. तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? लास्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द रिजल्ट ऑफ रिविजन इफ एनी अंडर सेक्शन 9(a) सबसेक्शन 4। तो ये हमारे टोटल 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आई होप आपके मेजोरिटी ऑफ द आंसर सही हो, बिकॉज ये जो 50 क्वेश्चन थे ये डायरेक्टली डायरेक्ट बेस्ड थे। सिर्फ एक जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन को अगर मैं हटा दूं तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो डायरेक्ट से सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पर आपको इलस्ट्रेशन बेस्ड, यानी कि वैसे तो इस एक्ट में इलस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इलस्ट्रेशन बना के सिचुएशन बना के क्वेश्चन दिए हैं, ताकि आप ये देख सको कि क्या आपकी बैट के ऊपर पकड़ है या फिर नहीं है, क्या आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा है, एक्चुअल में बैरेट को समझा है। तो ये सारी चीजें हमने इस पूरे वीडियो के अंदर कवर कर ली हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। आपका क्या स्कोर है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, ताकि हमें पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और अगर आपको हमारी एमसीक्यू सीरीज पसंद आ रही है, आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं जो अब आने वाले हैं, जिसमें एक लाइव सेशन भी इंक्लूडेड होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर नए एक्ट के साथ, नए 50 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।